चलिए शुरुआत करते हैं अपनी खास पेशकश की, जहां इस वक्त देश का सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर अगला उपराष्ट्रपति होगा कौन। भारत के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए वैचारिक बनाम संख्यात्मक मुकाबले का मंच पूरी तरह से तैयार है। आज कुल 782 सांसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कर रहे हैं। जीत सुनिश्चित करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 391 वोटों के साधारण बहुमत की बेहद जरूरत होती है। अब वर्तमान में राजनीतिक अंकगणित के मुताबिक सत्तारूढ़ एनडीए को पहले से ही करीब 427 सांसदों का समर्थन हासिल है, जो स्पष्ट रूप से बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा है। वहीं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा कर दी है, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन की संभावनाएं और ज्यादा मजबूत हो गई है। अब इस बीच 7 सांसदों वाले बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी और 4 सांसदों वाली भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पार्टी और अकाली दल ने मतदान प्रक्रिया से अपने आप को दूर रहने का फैसला किया है। तमाम हवाला और कारण बताए गए हैं। तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के पास करीब 324 सांसदों का समर्थन है। अब ऐसे में संख्या बल के आधार पर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का अगला उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। उनके खिलाफ विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है और दूसरा पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रत्याशी को जिताने का सब प्रयास करते हैं। आज एनडीए के उम्मीदवार हमारे सीपी राधाकृष्णन जी बहुत मजबूत स्थिति में है। कल सारे शीर्ष नेतृत्व ने पूरी मेहनत करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कि 48 मतों के अलावा और भी मत जो हैं एनडीए के पक्ष में पड़ेंगे। इंडिया अलायंस के लोग जो हैं, कई ग्रुप जो हैं वो चाहते हैं कि सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति चुने, तो हमें जितने हमारे वोट हैं उससे भी ज्यादा सीपी राधाकृष्णन जी को वोट मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सभी तैयारी, सुबह से तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम सांसदों की तरफ से अपने मत का इस्तेमाल आज किया गया है। बैलेट पेपर के माध्यम से ये वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक इसी तरह से मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रहेगी, जहां पर शाम 6 बजे यानी कि आज ही का वो दिन होगा जहां पर नतीजे सामने आ जाएंगे। तो देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में झटका लगना तो लाजमी है एक उम्मीदवार को, और दोनों ही साउथ से यानी कि दक्षिण से आते हैं, तो ऐसे में दक्षिण से ही जीत होगी और दक्षिण से ही इस बार हार होने वाली है। लेकिन अब देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, 17वीं बार उपराष्ट्रपति की कमान किसको मिलेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प है। हालांकि जो नंबर गेम है, नंबर गेम के माध्यम से लगातार कहा जा रहा है कि सीपी राधाकृष्णन का पलड़ा यहां पर बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन इंडिया अलायंस अपने अपने हिसाब से लगातार कई दावे वादे अभी भी कर रही है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है किशोर कुणाल जी, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है। बीजेपी से हमारे साथ अमित तिवारी जुड़े हुए हैं। कुशाग्र सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अरुण यादव आरजेडी के प्रवक्ता। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में। शुरुआत कुशाग्र में आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि देखिए इंडिया अभी तक की जो तस्वीरें हैं, कई सांसद अपने वोट का, अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं, बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव हो रहा है, लेकिन अंत में सवाल यही उठ जाता है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से तो सीपी राधाकृष्णन का जो पलड़ा है वो काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कई पार्टियों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से दावे वादे किए जा रहे हैं कि ठीक है 6 बजे तक का इंतजार कीजिए। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर करना चाहूंगा, और जिससे आप भी सहमत होंगी कि ये चुनाव जो है उपराष्ट्रपति का, ये देश के लिए बेहद जरूरी चुनाव है, मगर ये चुनाव रूटीन वाला चुनाव नहीं है। ये क्लियरली स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वाला चुनाव है, क्योंकि देश ने देखा था कि 50 दिन पहले किस तरीके से रातों रात उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को उनके पद से हटा दिया गया और हवाला दिया गया। उनकी तबीयत खराब है, उपराष्ट्रपति जी की तबीयत खराब होती है, मगर कोई भी सरकार का प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या कोई भी बड़ा नेता उन्हें देखने तक नहीं जाता। और कुछ दिन पहले तो खबर आई थी कि उन्होंने अपने एमएलए टाइम के पेंशन को रिवोक करने की बात करी। तो जिस तरीके से पहले इस्तेमाल करो और फिर उठा के साइड कर दो, ये भाजपा की नीति रही है। इंडिया अलायंस के जो हमारे जो उम्मीदवार हैं इंडिया अलायंस के, सुदर्शन रेड्डी जी, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस है। ये आरएसएस के जो लोग हैं, ये आज भी अपनी विचारधारा से, जो कि देश हित के लिए खतरा है, उससे कभी बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। आप क्लियरली डिफरेंस देखिए दो चुनावी कैंडिडेट्स के अंदर। सुदर्शन रेड्डी जी जो कि न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के एक माने हुए जज रहे हैं,
जो संविधान के रक्षक हैं, हम उन्हें देश चलाने के लिए, संसद चलाने के लिए लाना चाहते हैं, देश की वीपी पद के लिए, जो कि देश का सबसे सर्वोच्च दूसरा पद है। वहीं पर ये आरएसएस की अपनी मानसिकता को और आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए जो कि वीपी, जो हमारे पूर्व वीपी थे धनखड़ जी, उनसे इन्हें खतरा हो रहा था। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अपने संबोधन में राधाकृष्णन जी के लिए बोलते हैं कि ये वो उम्मीदवार है जो खेल नहीं करेंगे। तो क्या मोदी जी, वीपी जो थे हमारे पुराने धनखड़ जी, वो कोई खेल करने वाले थे? क्या वो भाजपा के एजेंडा को दरकिनार करके विपक्ष की आवाज को, देश की आवाज को आगे ले जाने का काम करने वाले थे? और जो बैसाखी पे ये जो सरकार चल रही है, वो बैसाखी निकलने वाली थी क्या? इस डर से आप लोगों ने उपराष्ट्रपति के पद का और उसकी कुर्सी का अपमान करा और रातों रात उन्हें आपकी हटाया बात गया? से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। आपने जिन जिन पॉइंट्स का जिक्र किया है, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे लूंगी। देखिए सर, ये सांसदों की तरफ से अपने मत का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश का कोई आम चुनाव तो है नहीं जो देश की आम जनमानस यहाँ पर वोटिंग कर रही हो। अब देश की जनता का माइंड हम डाइवर्ट कर सकते हैं, या आप लोगों की तरफ से जो बातें कही जा रही है उससे माइंड डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन सांसद की तरफ से तो मन बना लिया गया कि हमें वोटिंग करनी है तो सीपी राधाकृष्णन को करनी है, और एनडीए इसीलिए कह रही है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, क्योंकि अभी तक नंबर यही देखने को मिल रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये कि आप लोग किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि बीजेडी, बीआरएस और इसके साथ ही आपको बता दूं कि एसएडी, इन्होंने तो पहले से ही किनारा कर लिया है, तो झटका तो आप लोगों को लगेगा शाम 6 बजे। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बात करना चाहूंगा। ठीक है, सुबह से मीडिया और काफी दिनों से मीडिया भी ये दिखा रहा है कि नंबर्स जो है एनडीए के पक्ष में है। वो ठीक है, आप चुनाव होने दीजिए, क्या पता कई सांसदों की आज आपको अंतरात्मा जागती हुई दिखे और जो रिजल्ट शाम को 6 बजे आना है वहां आपको क्रॉस वोटिंग की खबरें आए और उसी के बेसिस पे आने वाले टाइम में ये सरकार गिरे। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री, हम क्यों कह रहे हैं कि पिछले 20 साल में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री ये देश के लिए रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। एक प्रधानमंत्री की जो कमजोरी और ताकत का अंदाजा होता है वो फ्लोर पर नंबर के साथ होता है। और अगर आप देखेंगे तो 2007 से लेकर आज तक लगभग 20 सालों में जितने भी उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए, उनका एवरेज रहा है 200 से 250 वोट्स का। इतना जीत का अंतर रहता है हारे हुए कैंडिडेट में और जीते हुए कैंडिडेट में। मगर इस बार अगर हम मीडिया के नंबर पर भरोसा करें और अगर हम बोलें कि चलो ठीक है, जो आप लोग नंबर सिखा रहे हैं उसके हिसाब से तो ये जो आंकड़ा रहेगा वो 120-125 वोटों से ज्यादा का रहेगा नहीं। इससे पता लगता है कि ये कितने कमजोर प्रधानमंत्री पिछले 20 सालों में रहे हैं और सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी लगातार खो रही है। उसका ठीक है सर, मीडिया देखिए आंकड़े भी वही दिखा रहे हैं जो स्पष्ट है और जो नंबर गेम है वही यहाँ पर साझा किए जा रहे हैं। लेकिन अब ठीक है, आने वाले समय का इंतजार हर किसी को है। ऐसे में अमित तिवारी जी आपके पास आते हुए सर, जो कि कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, कई सांसदों की जो अंतरात्मा है वो जाग सकती है, तो कहीं क्रॉस वोटिंग आपके पाले से हो जाए या फिर उनके पाले से हो, क्या चल रहा है? नीतू जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी वही किया जो अमूमन राहुल गांधी हर मंच से करते हैं, झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। और उन्होंने जो आंकड़े पेश किए वो आंकड़े क्या थे? 220 से 221, तुषार जी बीच में नहीं लौट रहे हो आप इनकी टिप्पणी पे प्लीज। वो क्या बोल रहे थे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, ना ही मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को समझ में आया होगा। देखिए, जिस तरीके से 2 प्रेसिडेंशियल, वाइस प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनकी कैंडिडेचर को अगर आप देखेंगे और बहुत ही गहराई से अगर आप देखेंगे तो एक तरफ सीपी राधाकृष्णन जी का कैंडिडेचर है जिनका दशकों का सार्वजनिक जीवन का कार्यकाल रहा है। आपने देखा होगा वो राज्यपाल रहे हैं, एमपी रहे हैं, तो एक प्रशासनिक और एक राजनीतिक दोनों अनुभवों का उनके पास मिश्रण पाया जाता है। वो बहुत ही उचित एक तरीके से पाए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए जस्टिस रेड्डी के कार्यकाल को, तो कांग्रेस पार्टी जो चयन करती है ना अपने कैंडिडेट्स का, तो जी इस पर हमें बहुत ही गंभीरता से आपके दर्शकों को भी सोचना चाहिए। इनका अगर जो फैसला है, जो बहुचर्चित फैसला है, उनमें से एक है सेल्वा जुडूम का। आपने देखा होगा किस तरीके से इनका जो रुझान है, जो झुकाव है, वो अर्बन नक्सल्स की तरफ रहता है। और जब देश के ऐसे सर्वोच्च पद पर ऐसे लोग पहुंचते हैं तो वो देश को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं आपने देखा होगा। और अभी तो सिर्फ ये एक अकेले नहीं थे, जब इनका कैंडिडेचर कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने घोषित किया तब इनके पक्ष में 45 पूर्व जस्टिसों ने इनके पक्ष में अपनी वक्तव्य को रखा। तो एक ऐसे पद का व्यक्ति जिसका झुकाव एक विचारधारा की तरफ हो, देश के खिलाफ हो, देश को तोड़ने की विचारधारा के साथ खड़ी हो, निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति कितना क्षति पहुंचा सकता है देश को, हम सब ने देखा है। पूर्व उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो उसकी चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन कल जो घटना हुई ऋतु जी, वो बहुत ही गंभीर घटना हुई। वो एक जस्टिस, पूर्व जस्टिस जाकर मिलते किससे है?
एक कुख्यात अपराधी से, एक सजा याफ्ता अपराधी से, जिसे किसी जस्टिस ने ही उसको सजा याफ्ता दी होगी, और उसके साथ जाकर वो मुलाकात करते हैं किस लिए? अपने जीत के फायदे के लिए। आप जीतने के लिए एक अपराधी से जाकर हाथ मिला लेंगे? आप जीतने, सत्ता का सुख भोगने के लिए आप एक अपराधी के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे और उसका महिमा मंडन करने लगेंगे? लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है, ना चुनाव लड़ सकते हैं, ना चुनाव में वहां इस तरीके के चुनाव की प्रक्रिया में कहीं कुछ वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो जी, उसके साथ इनकी जाकर अगर भाषा आप को खड़े प्लीज होते आप हैं तो कंट्रोल निश्चित कीजिए, तौर पर वरना आपकी फिर मुझे विचारधारा पीछे पर बोलना सवाल पड़ेगा। खड़ा होता है। निश्चित तौर पे आपको ये माना जाना चाहिए कि आप देश को तोड़ने वाली विचारधारा के साथ खड़े हैं, देश को जोड़ने वाली विचारधारा के साथ नहीं खड़े ठीक है हैं। सर, लालू और प्रसाद वहीं यादव से मुलाकात उन्होंने हालांकि अपने समर्थन को लेकर की है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस तरह की बातों का जिक्र तो नहीं कर सकते कि भाई वो आरोपी है तो इस वजह से वो क्या यहाँ समर्थन पर दे ठीक देंगे? है, ठीक अगर है। वो उनसे नहीं मिलते हाँ। तो क्या वो इंडिया अलायंस का समर्थन उनको नहीं मिलता? क्या ये कहना चाह रहे हैं? तो निश्चित तौर पे उनका विचारधारा इससे जो मिलना था वो विचारधारा की ही ठीक मिलती। है। जो ये आत्म, जो बार बार ये कह रहे हैं ना कि आत्मा की अंतरात्मा। आवाज, अंतरात्मा की हाँ। आवाज सुने, तो उन्होंने जब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी तो जाकर मिले किससे? एक सजा याफ्ता अपराधी से, ठीक है एक सर, घोटालेबाज से, ठीक है, एक लौट चारा किशोर चोर से। कुणाल जी आपके पास आते हुए, चूंकि अंतरात्मा का लगातार जिक्र किया जा रहा है और ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बल्कि जब जब हम यहाँ पर विपक्षी पार्टी या इंडिया अलायंस के तमाम दिग्गजों से बातचीत करते हैं तो उनकी तरफ से महज ये कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे तक का इंतजार कीजिए। और जेडीयू और इसके साथ ही टीडीपी, ये ऐसी दो पार्टी है जो कि बीजेपी की बैकबोन कही जाती है, उसी वजह से सब पर सबकी निगाहें आप ही पर टिकी हुई है। और क्रॉस वोटिंग का जिक्र जिस तरह से आप सुन रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आज क्रॉस वोटिंग हो पाएगी, और अगर होगी तो किसका पलड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है? अरे तो जी धन्यवाद। देखिए, क्रॉस वोटिंग का कहीं पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हम लोग पाइस एंड प्योर गठबंधन के भी साथ हैं और हमारे गठबंधन में निर्णय हो चुका है कि हम लोग राधा कृष्णन साहब को उपराष्ट्रपति के तौर पे देखना चाहते हैं जी। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, तो इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। रही बात कांग्रेस की, एक तरफ ये बात आते हैं कि ये रूटीन चुनाव नहीं है, दूसरी तरफ ये सेंटिमेंट ऐसा फैला रहे हैं जैसे ये आम चुनाव है, जनता को एडजस्ट कर रहे हैं, जबकि ये टोटली लेजिस्लेटिव का मामला है। सारे एमपीज को वोटिंग करनी है, लेकिन ये ऐसा एडजस्ट कर रहे हैं जैसे आम चुनाव है और प्रधानमंत्री को चुना जाना है। तो बिल्कुल कांग्रेस डाइल्यूट कर चुकी है मुद्दे को, और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है, इंडिया अलायंस को ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे के सहारे वो एनडीए को गिरफ्त में लेंगे, एनडीए के साथ गलत करेंगे या एनडीए को गलत तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे। तो इन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल एनडीए बिल्कुल इंटैक्ट है, तो हम लोग राधा कृष्णन साहब को उपराष्ट्रपति के तौर पे देखना चाहते हैं। जी ठीक है, कुशाग्र, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ, और चूंकि मैं उस नंबर गेम को मैं समझने की कोशिश करूंगी जिसके आधार पर आप लोगों की तरफ से लगातार अंतर आत्मा का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि अब तो चुनाव से ठीक पहले वाईएसआरसीपी की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया कि भाई वो तो एनडीए के साथ है, तो 11 वोट तो बीजेपी यानी कि पूरी एनडीए के और ज्यादा बढ़ चुके हैं। देखिए रितु जी, सबसे पहले तो मैं अमित जी की एक बात पर आना चाहूंगा जो इन्होंने बोला सिल्वर जुदूम केस का। सबसे पहले तो बेचारे मेरे को तरस आता है भाजपा के ना प्रवक्ताओं के ऊपर, इनको जो व्हाट्सएप से मिलता है ये पढ़ के बोल देते हैं। जजमेंट की कॉपी भी इन्होंने पढ़ने की उस समय जरूरत ही नहीं समझी होगी। देखिए, वो जो फैसला था वो ये फैसला था कि उसमें मानवाधिकार हितों की जस्टिस रेड्डी की बेंच ने रक्षा करी थी, क्योंकि बीजेपी की छत्तीसगढ़ तत्कालीन सरकार ने उस टाइम ये सुनिश्चित किया था कि नक्सल और माओवादियों से लड़ने के लिए जो लोकल युवाओं की एक वो फौज तैयार करने की बात कर रहे थे, उनको हथियार देने की जो बातें हो रही थी, उसके खिलाफ जस्टिस रेड्डी की बेंच का जो फैसला आया था वो पक्ष में आया था मानवाधिकार हितों के, जहां पर ये संवैधानिक हक प्राइवेट कोई आर्मी अगर बनाई जाए या प्राइवेट फौज टाइप बनाई जाए, उसको हथियार हम मुहैया नहीं करा सकते। हथियार सिर्फ डिफेंस फोर्सेस को और संवैधानिक पदों के तहत रहने वाली संस्थाओं को ही दिए जा सकते हैं, जो कि हमारी डिफेंस और हमारी रक्षा के लिए आती हैं। अब दूसरी बात, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का इनको इतना भी नहीं पता, जो जज होता है वो कभी अकेला फैसला नहीं करता, उसमें पूरी बेंच होती है। तो यहाँ पर मैं इनके ये जो गलत तथ्य पेश करते हैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। अब रही बात वाईएसआर की जो आपने बोली जगन रेड्डी के समर्थन की, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि ठीक है, पता नहीं किसी दबाव में या सरेंडर में आके जिस तरीके से आजकल हम देख रहे हैं कि किस तरह भाजपा और सरकार में बैठे हुए अपने पदों का लोग दुरुपयोग करके दूसरे नेताओं को और दूसरी पार्टियों को भ्रमित करके डरा के अपने काम करवा रहे हैं, उसी का एक नतीजा जगन रेड्डी जी ने भी देखा है। और अगर क्रॉस वोटिंग, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन सुनिश्चित कर रहा है कि 6 बजे के रिजल्ट में अगर आपको भारी तादाद पर क्रॉस वोटिंग देखने को मिले तो देश को आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। और जेडीयू के प्रवक्ता ने भी एक बात बोली थी कि ये लेजिस्लेटर का चुनाव है, देश का चुनाव नहीं है।
हम भी यही बात बोल रहे हैं कि देखिए लेजिस्लेटर का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, इसका सीधा असर जो है देश की जनता पे पड़ेगा। हमने देखा है कि किस तरह वीपी जो पुराने थे धनखड़ जी ने सरकार की कठपुतली बनकर कितने अमानवीय फैसले लिए। ठीक है कुशाग्र, ना आगे जाए ना पीछे जाए, सिर्फ मेरे को मुझे नंबर गेम समझाइए, मुझे वो नंबर समझाइए जिसके आधार पर आप लोगों की तरफ से अभी तक दावे वादे किए जा रहे हैं। अमित तिवारी जी बस 1 मिनट में लौट रही हूँ, एक बार वो नंबर में समझ लूं जिस नंबर पर आप लोग जिक्र कर रहे हैं। ऋतु जी देखिए, मैं आपको फिर से एक बात दोहराना चाहता हूं, मैं यही बोल रहा हूं कि 2007 से अब तक अगर मैं आप ही के नंबर का, मीडिया के नंबरों का जो दिखाया जा रहा है उसकी मानूं, सर मैं आप लोगों के नंबर का बात कर रही हूँ क्योंकि इंडिया अलायंस सुबह से यही कह रहा है, और सुबह से नहीं बल्कि कल शाम से जब भी यहाँ पे रिएक्शन सामने आया उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अंतरात्मा जागेगी, कई सांसद होगी। नंबर गेम का आप लोग जिक्र कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास वो आंकड़ा है ही नहीं। मेरे पास जो आंकड़ा है उसमें तो सीपी राधाकृष्णन सीधे तौर पर उपराष्ट्रपति के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। आपके पास जो आंकड़ा है ऋतु जी, मैं वही उसी आंकड़े की बात कर रहा हूं। वो आंकड़ा अगर आपकी भी मानूं तो 250 से वो डिफरेंस सीधा 125 आ रहा है, और इस 125 को भी हम अपनी जीत में बदलता हुआ कैसे देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की भी हमारी जो स्ट्रैटेजीज अंदरूनी तौर पर रही हैं, और इन्हीं के कई साथी अगर हमसे आके मिलते हैं और वो बोलते हैं कि सर कहीं उल्टा ना हो जाए कि आप लोगों के साथी उन लोगों से मिल जाए, फिर क्रॉस वोटिंग जो है वो शाम तक देखने को मिल पाया। अमित तिवारी जी बात रखिए। देखिए बात क्रॉस ठीक है सर, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा समय दिया मैंने, अब अमित तिवारी जी का सुन लीजिए सर। ठीक है, लौट रहे हो अमित तिवारी जी। देखिए ऋतु जी, डूबते हुए जहाज से सब छलांग लगाते हैं, इसमें कोई समझ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो जो आपने जो बताया कि जिस तरीके से इनके जो गठबंधन के लोग हैं वो छलांग लगाना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, यही इसका परिदृश्य है कि कांग्रेस पार्टी किस दिशा में, किस गर्त में डूब रही है। तो जब इनके गठबंधन के लोग छलांग लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारे पास तो शुरू से आंकड़ा है, हमारे जितने भी गठबंधन के लोग हैं वो सब एक साथ एक सुर में बोल रहे हैं कि हमने, हमारे कैंडिडेट जो हैं वो राधाकृष्णन जी हैं, और उसमें कोई भी दो राय नहीं है। एक भी नेता आप ऐसा बताइए जिसने कहा हो कि नहीं हम इस पर विचार करेंगे या इस पर सोचेंगे इस पर। लेकिन दूसरी तरफ क्या देखा जा रहा है कि कांग्रेस के जो दल के अलग अलग लोग हैं वो या तो वो एब्सटेन कर रहे हैं इलेक्शन से, या तो वो भाग नहीं ले रहे हैं, या अगर भाग ले रहे हैं तो अपने मत को जाहिर नहीं कर रहे हैं। तो क्या उनकी अंतरात्मा की बात, जो अंतरात्मा की बात की जा रही है, क्या ये वही अंतरात्मा की बात तो नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है कि वो एक डूबती हुई जहाज है जिस पर कोई भी सवारी नहीं करना चाहता है, और इसका जो परिणाम है, आज 8 बजे तक अगर हम चर्चा में रहें आपके साथ तो इसका परिणाम। अमित तिवारी जी एक और रिएक्शन मैं आपसे लूंगी जिस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कुशाग्र सक्सेना का ये कहना है कि वाईएसआरसीपी ने जिस तरह से एनडीए को गठबंधन के लिए यहाँ पर अपना समर्थन दिया है उसको लेकर ये बताया जा रहा है कि जगनमोहन रेड्डी पे किसी तरह का प्रेशर आप लोगों की तरफ से बनाया गया है, तो उस चीज को भी थोड़ा क्लियर कीजिए। नहीं तो सबसे जब बड़ा प्रेशर तो राहुल गांधी पे होना चाहिए। नेशनल हेराल्ड केस में वो जमानत पे हैं, चार्जशीट भी दायर हो चुकी है, उनका नाम है उसमें। तो सबसे बड़ा प्रेशर तो फिर राहुल गांधी पे बन जाना चाहिए। और वैसे भी जी आज राहुल गांधी गृह मंत्री तो खुद ही एक टाइम पर तड़ीपार घोषित हुए थे, तो मानवता के तौर पर, नैतिकता के तौर पर तो आपको कोई हक ही नहीं बनता कि आप अधिकारी यात्रा करते करते वो थक गए थे, बैठ के अनर्गल बातें करना, इस प्रक्रिया में भाग लेंगे भी कि नहीं लेंगे, वो आएंगे भी कि नहीं आएंगे, ये देखने वाला विषय होगा। ठीक है, सीधे तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जब तक रस्सी नहीं जल जाती बल तब तक तो रहेगा, बल तब तक यहाँ पर कायम रहेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। किशोर कुणाल जी आप भी अपनी बात रखिए सर। अब ऋतु जी मैं सिर्फ देखिए अभी धनखड़ साहब की काफी चिंता हो रही है लौट जी को, लेकिन हाउस के अंदर हाँ कांग्रेस के लोगों ने धनखड़ साहब की कितनी बेइज्जती की है और किस तरह के तरीके से असल कमेंट किया है जी, ये भी दर्ज है इतिहास में, हाउस के प्रोसीडिंग में दर्ज है। तो कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, वो इन छोटे छोटे रूटीन प्रक्रिया में भी अपने हित को खोजेंगे और अंतरात्मा की ये बात कर रहे हैं। तो ये अंतरात्मा तब क्यों नहीं जगा था जब मनमोहन सिंह को राहुल गांधी के द्वारा जलील किया गया था? ये अंतरात्मा तब क्यों नहीं जगा था जब अन्य राष्ट्रपतियों के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया गया था? और ये इतिहास में दर्ज है। ठीक, तो कांग्रेस के लोग ये कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, इनको सिर्फ अपनी रोटी सेकनी है और ये किसी प्रकार से एक आस जगाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वोटर्स के बीच में कि भाई मैं जिंदा हूँ, हो सकता है कि हम कुछ कर सकते हैं। और इसी प्रक्रिया में ये हाइपोथेटिकल सिनेरियोज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट है एनडीए भारी बहुमत के साथ उपराष्ट्रपति पद पर अपने जीत सुनिश्चित करने जा रही है। 6 बजे का इंतजार रहेगा। कुशाग्र 30 सेकंड में प्लीज अपनी बात रखिए। पार्टनर्स के पास देखिए ऋतु जी इस पर कोई लॉजिक नहीं है। जेडीयू के ये अंतरात्मा के नाम यहाँ पर बैठकर शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नीतीश कुमार जी पर पूरे बिहार के, ठीक है सर, मेरे पास चूंकि समय की भी कमी है, मैं चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी, लेकिन अभी 6 बजे तक का इंतजार रहेगा क्योंकि 5 बजे तक वोटिंग होनी है और 6 बजे महज 1 घंटे के भीतर ही यहाँ पर नतीजे आ जाएंगे। अगर हो सका तो तब भी आपसे डिस्कशन किया जाएगा कि इंडिया अलायंस की भूमिका
अब क्या रहने वाली है। बहरहाल आप सभी मेहमान जुड़े, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।